फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी के स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जटिल स्थायी ऊतक के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। पूरा वीडियो को देखिएगा। देखिए, एग्ज़ाम डेट आपका आ गया है, आप तैयारी में लग जाइए फ्रेंड, रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो अगर हम जटिल जटिल स्थायी ऊतक के बारे में बात करेंगे तो देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ से जो अंडरलाइन हमने किया है, अब देखिए आपको पूरा नहीं पढ़ना है ना। एक इम्पोर्टेंट लाइन पढ़नी हुई है। कैसे? देखिए, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है ना। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, है ना। इसमें जटिल ऊतक में आपका क्या आता है, एक आता है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं, दो उदाहरण हैं, जाइलम और फ्लोएम। पूछता है कि जटिल ऊतक के कौन कौन से भाग हैं, जाइलम और फ्लोएम। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो हमने अंडरलाइन किया है उसको आप एक साथ देख कर चलिए दोस्तों। आप टाइम बिल्कुल भी नहीं है आपको रिवीजन करने का, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर क्या करते हैं, संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधे की एक क्या है, विशेषता है। क्या है? संवहन ऊतक एक जटिल पौधे की विशेषता है। क्लियर है? उसके बाद एक क्वेश्चन से यहाँ से बनता है। जैसे अब हम जाइलम की अगर बात करें, जाइलम की, तो जाइलम के पार्ट भी होते हैं। जाइलम का ट्रेकिड होता है, जिसको जाइलम में ट्रेकिड होता है। पूछता है कि जाइलम का पार्ट कौन सा नहीं है, तो देखिए जाइलम का पार्ट एक होता है ट्रेकिड होता है, जिसको वाहिनिकाएँ बोलते हैं, वाहिनिका बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वाहिका होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, वाहिनिकाएँ होती हैं जिसको ट्रैकिड बोलते हैं। ट्रैकिड इंग्लिश में भी पूछेगा तो आप ट्रैकिड बोलेंगे। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ आपसे। आएगा एग्जाम में, आना होगा तो। इसको दूसरा क्या होता है, वाहिका होती है उसकी। तीसरा क्या होता है, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम जाइलम पेरेनकाइमा। और एक होता है आपका इधर जाइलम फाइबर रेसे, ठीक है। जाइलम फाइबर रेसे, ये है जाइलम फाइबर रेसे से मिलकर बना होता है कौन, जाइलम। इम्पॉर्टेंट है, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो ट्रेकिड है ना, जो ट्रेकिड है वाहिनिकाएँ हैं, ट्रेकिड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं जो होती हैं मृत होती हैं। कैसी होती हैं, मृत होती हैं, ठीक है। ट्रैकिड क्या है कि ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकादार होती हैं। इनके द्वारा इनके द्वारा क्या करते हैं, पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ऊर्ध्वाधर संवहन होता है, वर्टिकल रूप में संवहन होता है। किस रूप में होता है, वर्टिकल रूप में। ये क्या करते हैं, पानी एवं खनिज लवणों का क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करें अगर पेरेनकाइमा जाइलम की, तो पेरेनकाइमा क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। इम्पोर्टेंट है। अब पहले के ज़माने में क्वेश्चन पूछता था कि जाइलम का क्या कार्य है, फ्लोएम का क्या कार्य है, लेकिन अब वो ना पूछ करके पूछेगा कि पेरेनकाइमा जाइलम का क्या कार्य है। तो पेरेनकाइमा जाइलम का जो कार्य होता है ना दोस्त मेरे, तो पेरेनकाइमा जाइलम का जो कार्य होता है, भोजन का संग्रह करता है। क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है, ठीक है। आपको ट्रैकिड पता हो गया। ट्रैकिड की कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। और ट्रैकिड वाहिकाएं की संरचना नलिकादार होती हैं। इनके द्वारा पानी और खनिज का, ट्रैकिड जाइलम द्वारा पानी और खनिज को ऊर्ध्वाधर संवहन होता है, लेकिन पेरेनकाइमा में भोजन का संग्रह होता है। अब हम जाइलम रेशे के बारे में बात करते हैं। जाइलम फाइबर रेशे, तो जाइलम जो फाइबर रेशे हैं मुख्यतः सहारा देने के कार्य करते हैं। क्या करते हैं, ये सहारा देने का कार्य करते हैं, है ना।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्लोएम की बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं हम? फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, देखिए ट्रैकिड की अगर बात करते हैं, ट्रैकिड की, तो ये हमारा रहा ट्रैकिड, ठीक है, जिसको वाहिनिका बोलते हैं। ये हमारा रहा वाहिका, है ना। और ये रहा हमारा जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम पेरेन्काइमा और एक और है। एक कौन सा है? एक हमारा है फाइबर रेशे वाला, ठीक है, यानी 4। तो अब इसका कार्य और इसका कार्य हम तीनों बता दिया आपको, ठीक है। इसमें देखिए एक डायग्राम देगा, तो ये केंद्रक होता है, इसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये भी इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं। तो ये क्या करता है? ये हमने बताया वाहिका। वाहिका क्या करती है ना। देखिए ये जो है ट्रैकिड, हमने बताया कि ये क्या करता है, ये पानी और खाद्य पदार्थों का ऊर्ध्वाधर रूप से संवहन करता है, ठीक है। और वाहिका के बारे में हमने अभी बताया, ऊपर ये डायग्राम दिया हुआ है। और वाहिका के बारे में हमने बताया, देखिए ट्रैकिड ट्रैकिड और वाहिकाएं। देखिए ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना क्या होती है? नलिकादार होती है। दोनों में दिखाया डायग्राम नलिकादार है। इनके द्वारा क्या होता है? पानी और खनिज का क्या होता है? ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। देखिए ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये इन दोनों के द्वारा पानी और क्या होता है? खनिज का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है? ये भोजन का संचय करता है। क्या करता है? भोजन का संचय करता है जाइलम पेरेन्काइमा। और फाइबर रेशे क्या बोलता है? फाइबर जो रेशे है ना, वो क्या करता है? जो फाइबर रेशे हैं, याद होना चाहिए, बता दे रहे हैं आपसे, जो फाइबर रेशे होने चाहिए। अब वैसे नहीं पूछेगा कि जाइलम का क्या कार्य है भैया, अब पूछेगा जाइलम फाइबर रेशे क्या है। तो जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ज़्यादा कुछ ना पढ़िए, जितनी हमने एनसीईआरटी का अंडरलाइन किया हुआ है दोस्त मेरे, आप उसी को पढ़ कर जाइए, ठीक है। चलिए अब आते हैं फ्लोएम के बारे में बात करते हैं कि फ्लोएम, तो फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना है। पहला है चालनी कोशिकाएं। पहला क्या है? चालनी कोशिकाएं। दूसरा है चालनी नलिका, जिसे सीव ट्यूब्स भी बोलते हैं। फिर एक होता है साथी कोशिकाएं, 3 हो गया। फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेसे से फ्लोएम रेसे, ठीक है, फ्लोएम रेसे से मिलकर बना है। यानी 5 से चालनी कोशिकाएं, चलनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेसे से मिलकर बना होता है, ठीक है, 5 से। अब पूछेगा तो कि फ्लोएम के कौन से भाग नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। इंग्लिश में भी पूछ सकता है। तो चालनी कोशिकाएं हैं, चालनी नलिका है, साथी कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये सब याद रहे। अब देखिए जो चालनी जो नलिका है ना, ये क्या होती है? ये छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकादार कोशिकाएं होती हैं। ये छिद्रित भित्ति की तरह होती है और ये नलिकादार कोशिकाएं होती हैं। हम डायग्राम के माध्यम से आपको इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, इसमें फ्लोएम का एक सेक्शन काटा गया है। क्या काटा गया है? फ्लोएम का सेक्शन काटा गया है। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए ये हमारा है फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है, ये क्या है? फ्लोएम पेरेन्काइमा है। इसके बाद ये जो बीच में वाइट कलर का ये साथी कोशिकाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये वाला, ये चालनी नलिका है और ये चालनी प्लेट है। क्लियर है? एक बार डायग्राम को देख लो, फिर उसके बारे में फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम आ जाते हैं थ्योरी पर। यहाँ पे जो कह रहा है कि
जो आपका चालनी नलिका होती है, छिद्रित भित्ति वाली एक नलिकादार होती है, ये सही है। फ्लोएम फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है ना। फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों से भोजन को लेता है और पत्तियों से भोजन को लेकर के पौधे के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है। फ्लोएम क्या होता है कि फ्लोएम रेशों को छोड़कर, है ना, फ्लोएम कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती है दोस्त मेरे, जीवित कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम रेशे को छोड़कर, मतलब इसमें जो फ्लोएम रेशा है ना, ये जो होता है फ्लोएम रेशा, इसका जो अवयव है ना, इसको छोड़ करके फ्लोएम की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जीवित होती हैं। लेकिन जो फ्लोएम रेशा होता है ना, ये मृत कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं, मृत कोशिकाएं। क्लियर है दोस्त मेरे, क्लियर है ना दोस्त मेरे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम जंतु ऊतक के बारे में। एनिमल टिश्यू के, प्लांट टिश्यू हमने समाप्त कर दिया। अब हम पढ़ाएंगे आपको जंतु ऊतक के बारे में। क्या पढ़ाएंगे, जंतु ऊतक के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू के बारे में जो हमने अंडरलाइन किया है दोस्त मेरे, मैं वादा करता हूँ आप पढ़ कर जाइए इसी को। ठीक है ना। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तब हम अपनी छाती की गति, है ना, सांस लेते हैं तो हम अपनी छाती की गति क्या करते हैं, हम अपनी छाती की गति को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। क्या करते हैं, हम अपनी छाती गति को कैसे करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर जो अंग हैं, जो पार्ट्स हैं, वो कैसे गति करते हैं, इसमें कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, उसके माध्यम से गति करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम पेशीय कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, पेशीय कोशिकाएं बोलते हैं। क्लियर है ना, बिल्कुल। देखिए ये जो है हमारा, एक चीज, सॉरी 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 फॉर दिस। देखिए ये जो है हमारा अमाशय दिख रहा है ना, अमाशय दिख रहा है ना, और ये हमारी चिकनी पेशी, इसमें रेशे हैं, तो इसको एक पार्ट काटा गया है, तो इसमें एक केंद्रक है, इसमें चिकनी पेशी रेशे हैं और कोशिकाएं हैं। ये हमारी पेशी रेशे हैं। ठीक है, तो चलिए खैर, अब हम इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। पार्ट्स वो होता है कि एनिमल टिश्यू के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो एनिमल जो टिश्यू के पार्ट्स हैं ना दोस्त, पहला जो पार्ट्स है आपका एपिथेलियम टिश्यू। लेकिन एपिथेलियम टिश्यू से पढ़ने से पहले पहले एनिमल टिश्यू के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। देखिए इन कोशिकाओं का यानी एनिमल टिश्यू की कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना क्या कर लाता है, अंगों की गति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, अंगों की गति प्रदान करता है। ठीक है। यह फेफड़े के द्वारा अवशोषित की जाती है, यह फेफड़े के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। और रक्त के साथ यानी रक्त के फ्लो के साथ सभी कोशिकाओं तक यह क्या होती है, पहुंच जाती है। ठीक है, बिल्कुल। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, आप बताएं क्यों होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं रक्त के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, रक्त के बारे में बात करते हैं। देखिए रक्त अपने साथ विभिन्न
रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। बिल्कुल बात सही है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। भोजन को और ऑक्सीजन को क्या करता है, यह सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। ठीक है, समझ बात आ रही है। यह भोजन और ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुंचाता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करता है। सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करता है और एकत्र करके यह यकृत तथा वृक्क माने किडनी, है ना, तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। क्लियर है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो रक्त और पेशियां दोनों ही, है ना, शरीर में पाए जाने वाले क्या है, ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन कौन से जंतु ऊतक भैया, देखिए पहला है एपिथेलियम टिश्यू यानी एपिथेलियम ऊतक। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं जिसको संयोजी ऊतक बोलते हैं हिंदी में। पेशीय मस्कुलर टिश्यू और एक होता है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। क्लियर है ना। 4 टिश्यू के बारे में बात करेंगे। किनके बारे में, एपिथेलियम के बारे में, संयोजी के बारे में, पेशीय ऊतक के बारे में और तंत्रिका ऊतक के बारे में। क्लियर है। ये एनिमल टिश्यू के पार्ट्स हैं। किसके पार्ट हैं, एनिमल टिश्यू के पार्ट्स हैं। ठीक है, चलिए रक्त क्या है, पूछता है कि रक्त कौन सा टिश्यू है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक का प्रकार है ना। रक्त क्या है, तो रक्त संयोजी ऊतक का प्रकार है। और पेशी क्या है, तो पेशी जो है पेशीय ऊतक का प्रकार है। ठीक है, पेशी क्या है, पेशीय ऊतक का प्रकार है। क्लियर है। अब हम आते हैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात करते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है, इसका एग्जाम्पल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका एग्जाम्पल हम डायरेक्ट पूछता है कि त्वचा और मुंह आहार नली या रक्तवाहिनी नली का अस्तर जो होता है किस टिश्यू से बना होता है, तो हम बताएंगे कि एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। क्लियर है ना दोस्त मेरे। चलिए एपिथेलियम टिश्यू जंतु के शरीर को ढकने, देखिएगा, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए, एपिथेलियम टिश्यू का मतलब होता है कि जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए हम जो ऊतक प्रयोग करते हैं उसे एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। कैसे ऊतक कहते हैं, एपिथेलियम। ये क्या करता है, शरीर को ढकता है और बाह्य रक्षा करने के लिए ये ऊतक एपिथेलियम ऊतक है। ठीक है, चलिए एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित, एपिथेलियम जो होता है शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को क्या करते हैं, ढकते हैं। हमने बताया बहुत से अंग जो होते हैं उनको क्या करते हैं और गुहिकाओं को क्या करते हैं, ढकते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं, है ना। मतलब विभिन्न शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए एक ब्रिगेडियर यानी अवरोध का काम करते हैं। ठीक है, अब हम कहने का मतलब ये है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, आप इसको याद रखिएगा कि एपिथेलियम को उदाहरण है पहले त्वचा। त्वचा क्या करती है, पहले बात जानिए। त्वचा हमारी आंतरिक अंगों को रक्षा करती है, यानी ये हमारे शरीर को ढकती है, वायु रक्षा प्रदान करती है। इसका मतलब त्वचा कैसी है, तो त्वचा जो हमारी है ये एपिथेलियम टिश्यू का क्या है, उदाहरण है। क्लियर है।
उसके बाद अगर हम मुंह की बात करें तो मुंह भी हमारा क्या है, एपिथेलियम टिश्यू है। फिर हमारा आहार नली है जिसमें भोजन अंदर जाता है। तो पहले त्वचा हो गया, फिर मुंह हो गया, फिर आहार नली हो गया, फिर रक्त वाहिनी हो गया। क्या हो गया? रक्त वाहिनी। फिर नली का अस्तर हो गया, फेफड़े की कुपिका हो गया, फेफड़े की कुपिका हो गया, है ना। फिर वृक्कीय नली हो गया। आदि सभी क्या है? एपिथेलियम टिश्यू के क्या है? एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल। और फेफड़े की क्या है? फेफड़े की कोशिका है। ठीक है, चलिए। तो त्वचा हो गया, कौन कौन सा हो गया इसमें? त्वचा हो गया, मुंह हो गया, आहार नली हो गया, रक्त वाहिनी हो गया, नली का स्तर हो गया, फेफड़ों की कुपिका हो गया, है ना। फेफड़ों की यहाँ कुपिकाएँ होगी, वृक्कीय नली हो गया। ये एपिथेलियम के टिश्यू के उदाहरण है। ठीक है। एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये अनवरत परत का निर्माण करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, एपिथेलियम जो टिश्यू है ना दोस्त मेरे, इसके भी पार्ट्स हैं, इसके भी पार्ट हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं अगर हम बारे में बात करें? पहला होता है सल्की, दूसरा होता है घनाकार स्तंभाकार, उसके बाद स्तरिक सल्की। तो कई प्रकार के होते हैं एपिथेलियम टिश्यू के उदाहरण। पहले होते हैं सल्की, है ना। देखिए, ये जो है डायग्राम दिखाया गया है, इन परतों के चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं। इन कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। जो सल्की होते हैं, इन परतों के बीच चिपकने वाला पदार्थ कम होते हैं। कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है ना। जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, वो वह जो होता है एपिथेलियम के किसी परत से होकर के अवश्य गुजरता है। एपिथेलियम के परत से होकर के क्या करता है? अवश्य क्या होता है? गुजरता है। ठीक है। देखिए, एपिथेलियम के बारे में बता रहे हैं यहाँ, जो है इम्पोर्टेंट बता दें आपको। सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली नीचे रहने वाले ऊतकों से क्या करती है? अलग करती हैं। ऊतकों से क्या करती हैं? अलग करती हैं। एपिथेलियम जो होता है, एपिथेलियम की संरचना विभिन्न प्रकार की होती है, हमने बताया, जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। जैसे हमने सल्की बताया, घनाकार बताया, स्तंभाकार बताया। तो ये सब एपिथेलियम का क्या है? याद रखिएगा, एपिथेलियम के ये पार्ट्स हो गए एपिथेलियम टिश्यू के। क्लियर है दोस्त मेरे? अब देखिए, कोशिकाओं में जो रक्त नलिका का अस्तर या कुपिका होता है ना, एक चीज़ जानिए। क्या चीज़? जो रक्त नलिका का, जो हमने उदाहरण पढ़ा था, रक्त नलिका अस्तर या कुपिकाएं, तो ये क्या है? जहाँ पदार्थों का संवहन और ऋणात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। तो वहाँ चौपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं बनती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं सरल सल्की एपिथेलियम। सरल सल्की एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल सल्की एपिथेलियम बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। किसकी निर्माण करती है? कोमल अस्तर का निर्माण करती है। ठीक है, कोमल अस्तर का निर्माण करती है। ठीक है, कोमल अस्तर का निर्माण करती है। और उसके बाद आहार नली तथा जो मुंह का स्तर है, सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। किससे ढका होता है?
आहार नली तथा जो मुंह का अस्तर जो होता है ना, मुंह का अस्तर जो होता है, ये किससे, सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। ठीक है। हम्म शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से क्या होती हैं, बनी होती हैं। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? शरीर का जो रक्षात्मक कवच तथा त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती हैं। त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब हम जो त्वचा जो कटने तथा फटने से बचाने में जो कई परतों में व्यवस्थित होती है, त्वचा की एपिथेलियम जो कोशिकाएं होती हैं कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। तो ये कई परतों के पैटर्न में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। जब कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं तो ये इससे बोलते हैं इस स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। कौन सा एपिथेलियम कहते हैं? स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी अस्तर लाइनिंग में। ठीक है। अब हम अलग बात करते हैं। देखिए, अगर हम कटने तथा फटने के बचाव के लिए कई परतें लगे होते हैं तो उसमें सल्की स्तरीय सल्की एपिथेलियम होता है, जो ये है। ठीक है, जो ये है। और हम सल्की एपिथेलियम की बात करते हैं तो सल्की एपिथेलियम जो होता है ये क्या करता है कि शरीर का रक्षात्मक कवच होता है। पहली बात, अगर पूछेगा कि शरीर का रक्षात्मक कवच क्या होता है, तो शरीर का रक्षात्मक कवच पूछेगा तो सल्की एपिथेलियम। उसके बाद स्तरीय सल्की एपिथेलियम क्या करता है कि ये क्या करता है, ये करता है कि त्वचा को कटने और फटने से बचाने के लिए स्तरीय स्तरीय एपिथेलियम का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जहाँ अवशोषण और स्राव का बात आता है, जैसे आंत का भीतरी जो लाइनिंग होती है, ये लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती है। ये क्या होती है, स्तंभाकार एपिथेलियम। क्या होता है, अगर हम अवशोषण और स्राव की बात करें तो यहाँ स्तंभाकार एपिथेलियम होता है। क्या होता है, स्तंभाकार एपिथेलियम होता है। ठीक है, बिल्कुल। एपिथेलियम अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है, अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में सिलिया होता है। ठीक है, श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम में क्या होता है, सिलिया होता है। ठीक है, एक दो बार पढ़ने पर याद आएगा, दोस्त, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में क्या होता है, तो सिलिया होती है। सिलिया क्या है, जो कि एपिथेलियम ऊतक कोशिकाओं की तरह बाल जैसी संरचना होती है। ये पेशाब गति करते हैं। ठीक है, बाल जैसी संरचना होती है। क्लियर? इधर आ जाइए। ठीक है, इसे बोलते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम। अब घनाकार की बात करें तो घनाकार एपिथेलियम आपका वृक्कीय नली और लार ग्रंथियां की नली के अस्तर का निर्माण करती है। कौन? घनाकार। जहां उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिकाएं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव करती है। ठीक है, बिल्कुल। तो घनाकार भी हो गया। अब हम बात करें, अगर हम संयोजी ऊतक की बात करें, ठीक है, इतना सारा हो गया। अब एक आता है हमारा संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक हो गया। इसके बाद हमारा आएगा क्या, संयोजी ऊतक के बाद आएगा आपका पेशीय ऊतक।
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आएगा तंत्रिका ऊतक, फिर ये आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो हम ये कल पढ़ेंगे इसको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड मेरे चैनल को, है ना, और वीडियो को फुल वॉच किया करिए। ठीक है, आप देखिए एक चीज़ और बता दें, आप 10 किताब से अगर पढ़ेंगे कि मैं इनका बुक पढ़ लूँ, इनका बुक पढ़ लूँ, मैं डेफिनेटली कहता हूँ आप कुछ मत पढ़िए, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। साइंस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद अगर करंट पढ़ना है तो आप स्पीडी का ले लो। ठीक है, मैथ और रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, और जितने भी वो हैं, है ना, इसको करके तभी जाइएगा। ठीक है, तो बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना करके जाइए दोस्त मेरे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।